तो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, क्लास 6 की हम लोगों ने एंड 7 की एनसीईआरटी कवर कर ली, वो भी हिस्ट्री की। ठीक है, किसकी हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिया। और इसके बाद क्लास 8 की आज एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे। आज से सीरीज ये आपकी क्लास 8 वाली शुरू हो रही है और हिस्ट्री देखिए कवर कर रहे हैं। और हो सकता है 9-10 तक जो भी हम पहले हिस्ट्री करा दें, फिर पॉलिटी उठा लेंगे, फिर ज्योग्राफी, कोई भी एक एक सब्जेक्ट। तो ये हमारे अतीत पार्ट 3 इसका, वो कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी है। थोड़ा इंडेक्स देख लेते हैं इसके, कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। समथिंग आपके 8 चैप्टर हैं तो उनको देखना है। ठीक है, हाँ, एक बार इसको चीज को देखते रहिएगा हमेशा। राष्ट्रीय जो शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये रिसर्च होकर बुक्स बनती है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि आप यहाँ अनुसंधान होता है, प्रशिक्षण होता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स होती है। देखो यूपीएससी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे, है ना। कोई भी कोचिंग के आपके नोट्स जो काम नहीं आ रहे, जब एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ा। एक बार हमेशा जितनी भी बुक्स को हम पढ़ेंगे उसमें हम भारत का संविधान, प्रीलिम्स को भी पढ़ लेंगे। मतलब हम भारत का संविधान सीधा पढ़ेंगे। हो सकता है आपको वो अक्षर समझ में नहीं आ रहे होंगे, कुछ बोलने में होता है। तो देख लेते हैं उद्देश्य का क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, कब 26 नवंबर, देखो ये सीधी फैक्ट मिल गया हम लोग को। न्याय इसमें पूछा जाता, 26 नवंबर 1949 को 1949 को एतदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और इसमें हम थोड़ा सा देखो, नीचे लिखा है कि संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 में से इस यहाँ पे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर ये प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, फिर संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 की जो धारा 2 में ही राष्ट्र की एकता के स्थान पर इसको प्रतिस्थापित किया गया था, ये ऐड किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं क्या पाठ पुस्तक, इसका इंडेक्स देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन से टॉपिक इस समय हमें पढ़ना है। तो ये विषय सूची आपका क्या, प्रारंभिक कथन है, कैसे, कब और कहाँ, ये चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर में हम व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, कैसे अंग्रेज लोग आए, तो इनका कैसे, कब और कहाँ ये लोग आए, पहले चैप्टर में देखना है। फिर समाज जो है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना इनका, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना करना, जब जनता बगावत करती है 1857, और उसके बाद है ना जो 1857 की क्रांति को देखेंगे। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, क्यों ये सभ्य बना रहे थे वो भी देख लेंगे अपने हित के लिए। महिलाएं, जाति एवं सुधार देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों को देखना है इसमें, ये हमारा इंडेक्स था। और ये देखो पिक्चर उस टाइम की हमको दिख रहा है कि पुणे के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट। तो यहाँ पे पुणे के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये ब्रिटिश रेजिडेंट है आपका, ये पिक्चर है आपकी। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने देखा है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ के बारे में इसको रीड करना है। तो तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये भी हमें देखना है। और एक पिक्चर देख लेते हैं पहले साइड में, उसको रीड करते हैं। लिखा हिंदुस्तान वाई जे रानेबल्स, ये आपके एक टाइप से डेटेड लिखी कुछ एक पिक्चर बनी है ना, तो देख सकते हैं इसको, बस इस टाइप की है। और हम इसमें तारीख भी देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं ये भी देखना है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। तो इतिहासकार मोस्टली, क्योंकि तारीखें उनको याद करना, बताना रहता है क्या है, कब किस राजा की, जो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, हाँ, कब और किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म वैसे चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का हम पर्याय माना जाता है। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है। सही बात है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ, और क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? मोस्टली हम लोगों को तो अभी तक भी लगता है यही, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं तो इतिहास में यही लगता है ना कि इसकी जो डेट है, यही से थॉट पहले ही से राइटर ने डाल दिया कि भाई उबाऊ लगता है। हाँ, उन्हें भी लगा होगा कहीं ना कहीं, जो राइटर होंगे, काउंसलर होंगे, जो अनुसंधान कर रहे होंगे, रिसर्चर होंगे, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा। तो इसमें इधर से हम लोगों को रीड करना। जाओ, क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? अच्छा चलो इधर से देखते हैं।
इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान, देखो यहाँ पे हमें अतीत मतलब पुरानी चीजों और वर्तमान की चीजों को जोड़ के चलना। अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बात की जो बात करने लगते हैं। तो अतीत मतलब पहले और बाद की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें, यहां से पॉइंट कर देते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ भी हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंटे भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। भाई बिल्कुल सही बात, इस टाइप के थॉट आ सकते हैं दिमाग में। है रेलगाड़ी की जो खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ था, वो है ना। तो रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर किस की तरह यात्रा कर पाते थे। सुबह सुबह जब अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे तो उस समय लोगों की चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। तो ये सारी चीजें थॉट आ सकते हैं, यही इतिहास होता है आपका जानने के लिए। थोड़ा सा हम साइड में देखते हैं, एक जो पिक्चर बनी थी आपको दिखाया था, इसी के बारे में है। क्या है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शस्त्र भेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या ब्राह्मण है, देख लेते हैं एक बार, फिर से आपको दिखा देते हैं। देखो ये ब्राह्मण है, ये ब्रिटेनिया को क्या कर रहे हैं, शास्त्र भेंट कर रहे हैं, ठीक है। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र जो 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने, कब 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। किसने सौंपा था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किसको सौंपा था, जेम्स रेनेल को। कब सौंपा था, 1782 में, कि हिंदुस्तान का आप नक्शा बनाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। किसको, दरअसल यहाँ पे कि जो रेनेल हैं इनको वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छा पूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। तो मानो वे उस भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये आए और भारतीय उसकी रक्षा करें, संस्कृति की। तो ये चित्र फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है, ये हमें बताना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। भाई आप अभी तो एक साल एक महीना बोल देते, नहीं, इसको कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। हाँ, एकदम से नहीं कि सुबह उठे सब लोग बोले चाय पीनी, आज दिमाग आ गया, नहीं, इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ा था और इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट स्थिति नहीं हो सकती थी। आप मोस्टली देखेंगे कि जैसे गांव से लोग आते तो चाय नहीं पीते शहर में, बट धीरे धीरे, गांव में इतने नहीं रहता कि चाय पे, बट शहर में आएंगे जो स्टूडेंट है मोस्टली उनको दिन में 2-3 बार तो चाय चाहिए, है ना। समझ लीजिए, पढ़ के बैठे रहते, क्या करें, ठीक है। नाइट में भी चाहिए अलग से कॉफी चाय, रूम पे कुछ तो होना चाहिए, जागना है तो इसी तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ और हम ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते। आप बोलते हैं ना कि 10 मई को हुआ था 1857 की क्रांति, 1856 से, मतलब 56 से नहीं, और वो पहले से धीरे धीरे चल रही थी कि है ना, किसान विद्रोह करते हैं, पर धीरे धीरे। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक दशक की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब भी खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां से देखना है आपको। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के जो ब्यौरों के ही इतिहास माना जाता था। क्या होता था, एक समय ऐसा भी था कि लोग बड़ी बड़ी घटनाओं को ही ब्यौरों का इतिहास माना जाता था। तो यह इतिहास राजा महाराजाओं, है ना,
और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, तो ये भी ध्यान देना है, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की जो घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों में अब आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे। अब वो नहीं है कि अब लिख रहे हैं राजा की तारीफ, हाँ राजा ने आज, राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, राजा का छोटा लड़का उसके तिलक पोसी हुई, तो ऐसी चीजें नहीं। अब वो जनता के बारे में लिखते हैं, लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह के फैले, है ना, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति पर समाज किस तरह बदले ना, संस्कृति और उसके समाज कैसे बदलते गए, सारी चीजें देखनी रहती। थोड़ा साइड देखते हैं क्या। साइड में एक पिक्चर बनी है, इसमें लिखा है लिप्टॉन्स टीज, है ना, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड में है ये, कॉफी और प्रोविजंस लिखा है यहाँ पे। तो देखो हमसे घोड़ा बैठा हुआ, पढ़ लेते हैं भैया क्या लिखा। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञानों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय, कौन सी, ये ध्यान देना भाई, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। तो इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर। तो ध्यान देना विक्टोरिया का तीसरा बेटा कौन था, आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। तो राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। कौन सी, ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी किसको, आर्थर को दी गई थी। आर्थर कौन था, विक्टोरिया का तीसरा बेटा था। ठीक है, कौन सी तारीख है, अब हमें तारीखों के बारे में देखना है, कौन सी तारीखें याद करनी है क्या नहीं करना है। तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम उस खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दे पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। सिंपल सा यही है, हम लोग उसी पे फोकस करते रहते हैं। इस वजह से अभी अब पता चले एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक बदल जाए तो नया पढ़ेंगे। तो एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल बारिंग हेस्टिंग, कौन था प्रथम गवर्नर जनरल, वो था आपका बारिंग हेस्टिंग था। ठीक है, और आखिरी बता दीजिए, आखिरी आपके जो वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ वही। और आखिरी वायसराय आपका जो यहाँ लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हमें दूसरे गवर्नर जनरलों, जैसे कि आपका हेस्टिंग्स थे ना, वेलेजली है, बेंटिंग है, डलहौजी है, इन सब के बारे में देखने को मिलता है कुछ ना कुछ। फिर आपके कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटिन, रिपिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और हम वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है। यह ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यहां से देखना है, तो इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। तो इस प्रक्रिया में हम सिर्फ
उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियों का कोई मायने नहीं रखती है, इसके लिए वहां कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को हम महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई। देखियो कि हमें अपने भारत के संदर्भ में देखना होगा। भाई थोड़ा सा जान सकते हैं क्या है कि वारेन हेस्टिंग क्या था ना, आखिरी वायसराय माउंटबेटन था, पहला जनरल वारेन हेस्टिंग हो गया ना। तो ये सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे 1817 में आपका स्कॉटलैंड के बेप अर्थशास्त्री है ना, ये सारी चीज लोग आते हैं ना, राजनीतिक दार्शनिक आपका जेम्स मिल। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमती रहें। तो यहाँ लिखा है कि वारेन हेस्टिंग जब अब 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने, फिर इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। तो कोई मतलब नहीं क्या उनको उभारा जाता है, हमें अपने इंडिया के बारे में देखो, थोड़ा लाइटली इनको देख के चलना है। क्या हम अवधियां कैसे तय करते हैं, तो अवधियों के बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि 1817 स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के, ध्यान देना कौन सी बुक थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा? राजनीतिक अर्थशास्त्री था स्कॉटलैंड का जेम्स मिल है ना, 1817 में इसने लिखे। तो ये इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। समझ में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश कालखंडों के इस निर्धारण को जो ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तारीख में कोई समस्या दिखाई देती है? तो हमें क्यों भैया दिखाई देगी, हम तो जो पढ़ा रहे लिखा है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ओके, जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं, ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि, ठीक है, एक अवधि से हम दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। बिल्कुल लगता है, मिल मतलब आपके राइटर स्कॉटलैंड के, हाँ, बिल्कुल लगता है कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। अब इन्हें यही से लगता था कि जो एशिया के जो समाज है वो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमानों तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसा नहीं, देखो अंधविश्वास तो था, कुछ ना कुछ चीजें थी, जैसे सती प्रथा था ना, बाल हत्याकांड, ये सारी चीजें थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से इन्हीं से ये अपने आप को समझते नहीं। जहाँ जैसा कल्चर है हम उसी को सब समझते हैं। हमारे गांव में अभी भी जाइए, भारत गांव का एक देश है, देखेंगे बहुत सारे कल्चर से पुराने। तो ठीक है, अपने अपना रहन सहन से होता है। गतिविधि देखते हैं, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग कालखंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपने कालखंडों को किस तरह तय किया। तो प्रारंभिक कथन कैसे क्या थे, ये अपने अपने बताना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या। तो मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राय पर ले जा सकता है। तो मिल क्या कह रहे हैं, ये इनका कहना ये कि जो ब्रिटिश शासन आए भारत को सभ्यता की ओर ले जा सकता है। तो इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। अब भाई ये राइटर है, ये अपनी बातें लिखते हैं कि इनका कहना है कि यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थाओं, कानून को लागू किया जाए भारत में। ठीक है, तो मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। अरे पेरा तो यहाँ से सब कुछ लूट लाट के लेगा, नहीं तो प्रगति के अंग्रेज ही नहीं कर पाते। तो इतिहास की इस धारा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का
दौर था, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए आप लिख रहे हैं उस समय के काल को, कुछ भी लिख देंगे क्योंकि आप खुद एक अंग्रेज हैं। जैसे कोई राजा के दरबार में कोई लेखक रहता तो वो राजा की तारीफ ही लिखेगा ना भाई, उसको उपहार मिलने की लालसा रहती है कि मिलेगा कुछ ना कुछ, तो क्यों बुराई कोई लिखेगा? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान के दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है, कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। ठीक है, अभी देखो ये पुरानी चीजें ऐसे चलती रहेंगी, हिंदू मुस्लिम वाला, तो ये वर्तमान में फिर इसी से विवाद चलता है। ऐसा नहीं है। अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें बताया जाएगा, जैसे ये किसान आंदोलन होता वहां पे हिंदू मुस्लिम की इतनी एकता दी गई थी। आपको तब बहादुर शाह को फिर वो पूर्व भारत का साम्राज्य वो सम्राट मान लेते हैं ना, तो अब वो भी तो मुस्लिम था, तो पूरी जनता के द्वारा माना गया था। कहीं ना कहीं जब वो अंग्रेजों से सेना को वहां से लड़के भगाते थे तो वहां पे मंदिर है तो मंदिर का आदर करते थे, मस्जिद है तो मस्जिद का, तो बहुत सारी चीजें थी। ऐसा नहीं, एकता दिखती है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर थोड़ा सा देखेंगे। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो 3 प्रकार से इसको बांटा गया। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है, और इसने जो जेम्स मिल ने कितने इसको 3 खंडों में बांटा था, वो कौन कौन से थे? जो इनकी बुक थी ना, आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो उसने भी बांटा था ये अर्थशास्त्री और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन्हीं तीनों में तो बांटा था जी। और भारतीय इतिहासकार किसके बांटते? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल बांटकर देखते। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान तर्क, देखो आधुनिक काल की बात करें, विज्ञान हो गया, तर्क है, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषता नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? तो ये सारी चीजें लिखी हैं। यहां से देखना कि जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता, अंग्रेजों की बात करें, समानता, स्वतंत्रता, मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग, है ना, कॉलोनियल युग भी कहते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक युग क्या होता है तो देखते हैं कॉलोनियल युग के बारे में। तो इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह इन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल, है ना, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, तो जो इनको व्यापारिक फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर पूरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं, कॉलोनियल्स कहते हैं। कैसे? क्योंकि राजनीतिक हो या आर्थिक हो, सांस्कृतिक, सामाजिक, सारी चीजें इनका ये बदलाव आ रहे थे और अंग्रेज लोग इस पे हावी थे, तो इसी को औपनिवेशीकरण कहा गया। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। हर जगह ये सारी चीज नहीं थी, क्योंकि कुछ राजा थे, व्यापारी थे, साहूकार थे, इनको छोड़ते हम जो मतलब चापलूसी करते थे अंग्रेजों के। हम किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 सालों में का इतिहास लिखने के इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सारी चीजें देखनी है। साइट देखते हैं पहले, क्या ऊपर तो कुछ था नहीं। हाँ, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है कि
सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर रही है। कराची की बात करें, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम की बात करेंगे, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव हो कुछ सिपाही काम पर न आए। तो डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशंस रिपोर्ट थी ये आपकी गृह राजनीतिक भारत सरकार की द्वारा। ये 1946 की बात है। तो हम लोग देखते हैं हम किस तरह जानते हैं कि 200 साल पहले इतिहास लिखने के इतिहासकार की जो स्रोत कौन कौन से रहे होंगे वो सारे। प्रशासन अभिलेख तैयार करना कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए एक सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर विवाद किया जा सकता है। तो इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। ठीक है, वो लिखते थे, अच्छी बात है, तो उसी को उनका सही कहना भी था। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर्स के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जो आपका अकाइव है ना, अभिलेखागार, अकाइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। 19वीं शताब्दी की बात करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकल बनाई जाती थी। ठीक है, उस टाइम पे नकल भी बनाई जाती थी और ये आपका भवन है, इसमें सारी चीजें रखी जाती थी। तो ये आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। इससे पता चलता कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ठीक है, ये हो गया। चलिए, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी यहां से देखते हैं एक बार। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीकी भी फैलने लगी थी। तो इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। हम देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्या था। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया और अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। तो अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। 19वीं सदी की आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक, देखो ध्यान देना,
वनस्पतिक सर्वेक्षण हो गया आपका, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे, तो वो सर्वेक्षण भी करा रहे हैं। ठीक है, नहीं कुछ चीजें थी लेकिन वो अपने सहूलियत के लिए करा रहे हैं सारी चीजें, उनको दिक्कत ना हो, पता रखे कितनी जनसंख्या है कहाँ क्या। साइड में देख लेते हैं, एक पेड़ है, कोई शरीफे का पौधा है, ये देख लो ऐसा होता है, अगर ना देखा होगा तो 1770 का दशक था। ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। तो इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अब हमारे यहाँ के लोग सोच रहे हैं भाई इतिहासकार कैसे क्यों होता था, क्या फायदा है, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है। तो ये देखते हैं, रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। देखो ये एक बताते हैं क्या है, बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप, हाँ वही अशोक के अभिलेख पढ़ता हूँ, हाँ जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर है 1832 में। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है और चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर से जोर दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। ये 1857 की 1857 की विद्रोही का चित्र है। देखो अभी बताएंगे, इसमें पूरा टॉपिक है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। तो मोस्टली आपको हर जगह ये तस्वीर 1857 की क्रांति की में दिखाई देगी। तो इस तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि बागी सिपाही लूट खसोट, क्या लिखा रहता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं और अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आपका अध्याय 5 में हम इसको पढ़ेंगे, उसमें बता दिया गया। ठीक है, तो इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। तो इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा कि जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। तो इस लिहाज से लोगों की डायरियां या तीर्थ यात्रियों का जो लोग आते थे, तीर्थ यात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, है ना, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी थी। यहाँ से देखना है कि आपको नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। तो इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान लोग, ये जो पढ़े लिखे थे उन्होंने तो लिख लिया, आदिवासी और किसान लोग हैं, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। ठीक है, ये जरूरी है, यही चीज है, सर्च करना, हिस्ट्री यही जानने कैसे लोग रहते थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। साइड से देखते हैं कुछ लिखा था इसमें, चलिए देखते हैं। इंसानों के खाने के लायक नहीं है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से
हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उससे जानवर तक नहीं खा सकते। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का 22 मार्च 1946 का ये आर्टिकल था। नीचे कुछ लिखा है, गतिविधि स्रोत 1 और 2 को देखें, क्या आपको प्रतिवेदनों के रूप में कोई फर्क दिखाई देता है? बताएं कि आपको क्या फर्क दिखाई देता है। चलिए चैप्टर का लास्ट है, आइए कल्पना करते हैं। पहले देख लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं और आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आजादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आया। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। बताइए, बना सकते हैं आप सूची। चलिए हम सही और गलत के आंसर देते हैं। फिर से याद करें, क्या याद करना है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। तो आप बता सकते भैया, अभी जस्ट मैंने बताया हिंदू, मुस्लिम, ईसाई नहीं, ब्रिटिश 3 खंडों में बांटा। तो ये गलत हो गया। ठीक है, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे। ये भी गलत है, आम लोगों के बारे में तो पता ही नहीं चला था वहां पे। अंग्रेजों को लगता कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है। ये सही था। ये अंग्रेजों को जो लगता था, उनके अपने सही तरह के सर्वेक्षण चलाने के लिए इस टाइप से वो सर्वेक्षण कराते थे कि उनको जो शासन चलाने के लिए आसानी हो। नीचे देखते हैं, आइए विचार करते हैं। चलिए सोचते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को, एक मिनट, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें क्या समस्याएं थी, बताइए। अब समस्या तो भैया यही थी कि इन्होंने 3 खंडों में बांटा था, हिंदू, मुसलमान, ब्रिटिश में। समस्या क्या थी? तो किसी भी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म, या हम बोल सकते हैं धर्म है के हिसाब से कालखंडों में नहीं बांटा जा सकता। आपने कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के हिसाब से बांट दिया। एक तो यही समस्या थी। वे यह दर्शाना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत की जाति धर्म के नाम पर बट्टा था, है ना। वो बोलते थे कि सारी चीजें बेकार थी, ब्रिटिश लोग आएंगे तो भारत को बेटर बनाएंगे। जबकि प्राचीन युग के जो शासकों का कोई धर्म नहीं था। सारी चीजें बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजों ने जो सरकारी दस्तावेजों को एक संग्रहालय हम बोल सकते हैं, अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा था। बस ऐसे बोल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते थे वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी किस तरह अलग होती थी? बात यह है कि पुराने अखबार में जो जानकारियां होती थी वे सच्ची और ठीक होती थी, जबकि जो पुलिस की रिपोर्ट झूठी होती थी। अंग्रेजी शासन में पुलिस अंग्रेजों के कहने पर जो झूठी रिपोर्ट दर्ज करती थी, आज की भी डेट में देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऐसा होता है जिसका विश्वास नहीं किया जा सकता है। जबकि अखबारों की जानकारियां सच्ची रिपोर्ट पर आधारित होती, लेकिन आज की सच्ची रिपोर्ट भी नहीं है अखबारों वाली, गोदी मीडिया। हाँ, अखबार हैं जो स्वतंत्र रूप से जो घटनाओं को लिखती थी, से हम बोल सकते हैं उस समय था, अभी नहीं। अब तो आप देखोगे ना पूरा यही, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो देखता हूँ सारी चीजें, कहीं ना कहीं बड़ा लगता है कि। चलिए, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौने बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? भाई सर्वेक्षण तो कराए जाते हैं, जब भी तो जनगणना होती है, क्या होता है कि सारी चीजें इसी से पता चलता है। तो आई होप आप लोगों की चीजें पसंद आई होगी। ये मैंने चैप्टर 8 को खत्म किया है। अच्छा, इसी से थोड़ा सा क्वेश्चन और हम लोगों जैसे रीड किया तो बना सकते थे, जैसे इतिहास में कितनी घटनाओं के लिए जो तिथियां महत्वपूर्ण थी। भाई जैसे शुरू में आया था तो इतिहास में जो विभिन्न घटनाओं के लिए तिथियां थी ना, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके बच्चे पैदा हुए, इस टाइप के और क्वेश्चन बन सकते। भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था ना, 1773 में, शुरू में ही बताया गया। भारत की आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। जेम्स मिल कौन था? तो भाई जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री था ना, राजनीतिक दार्शनिक था। तो इस चीजें लिख सकते हैं। अब जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में? 3 में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में। तो फिर इतिहासकार ने उन्हें कैसे बांटा? तो हमारे जो भारतीय इतिहासकार उन्होंने प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के हिसाब से बांटा। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि यह सही तरह शासन जो चलने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है? इसके लिए निम्न क्या बोल सकते हैं कि अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर जब अगर अच्छी तरह से, अंग्रेजों को क्या किसी का भी अगर हो रहेगा तो तरह शासन चलाने के लिए उसका सही ढंग से जानना जरूरी होता है। ठीक है,
तो इस टाइप के और भी ढेर सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह है हम बोल सकते हैं बहादुर शाह जफर। अभी ये तो मैंने पढ़ा है नहीं, बट अभी 1897 की क्रांति देखेंगे, उसमें बताएंगे। चलिए, आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 8 में हम फर्स्ट टॉपिक था, अब चैप्टर नंबर 2 में मिलते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब